पुरोबंध का अधिकार, ये दो शब्द आपको बंधक में मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग के बंधक हैं, इनमें यही रहता है कि आपको पुरोबंध का अधिकार होगा या नहीं होगा, मोचन का अधिकार होगा या नहीं होगा। तो धारा 60 जो है वो पुरोबंध के मोचन के अधिकार के बारे में ही बात करती है कि मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार, धारा 60। तो हम लोग इसमें कह लेंगे कि मोचन का अधिकार है धारा 60 में। कंपटीशन में जब आप देने जाएंगे तो यही पूछ लेगा कि मोचन का अधिकार कौन सी धारा में है। ठीक है, तो मोचन का अधिकार जो है वो क्या है? छुड़ाने का अधिकार। भाई सिंपल सा है, जब आप संपत्ति को बंधक किए हो तो आपको ये अधिकार है कि जिस दिन आप बंधक धन अदा कर दोगे उस दिन संपत्ति बंधकदार आपको वापस कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ असल में होता क्या है कि बंधकदार के पास जब संपत्ति जाती है तो वो ये चाहता है कि ये संपत्ति छुड़ाई ना जाए, ये संपत्ति मेरी हो जाए, वो ये कोशिश करता है। ठीक है, तो ये दोनों के अधिकार हैं। अब बंधकदार ये चाहता है कि संपत्ति बंधककर्ता को वापस ना जाए, तो ना जाए, यही अधिकार जो है पुरोबंध का अधिकार है। पुरोबंध का मतलब बांध के रखना। तो वो ये चाहता है कि संपत्ति मेरे से बंधी रहे, जैसे हालात हैं वैसे ही रहें, और संपत्ति कभी भी, जो बंधक संपत्ति है वो कभी भी बंधककर्ता के पास वापस ना जाए। तो ये तो है पुरोबंध का अधिकार। लेकिन बंधककर्ता ये चाहता है कि जो हमने उधार लिया है, जो भी हम पर दायित्व है, हम जिस दिन चुकता कर दें उस दिन संपत्ति हमारी हमको मिल जाए। ये सामान्य नियम है और यही दोनों के अधिकार भी हैं। ठीक है, तो बंधककर्ता जब बंधक में बंधक ऋण बंधकदार को दे देता है, जिस दिन भी पेमेंट उसका दे होगा उस दिन भी उसको भुगतान कर देगा, और उसके पश्चात किसी भी दिन जब चाहे वो, है ना, जो भी अदायगी होगी उस पर वो दे देगा और अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। तो ये अधिकार, जो संपत्ति को वापस लेने का अधिकार बंधकदार से है, जो बंधककर्ता को, यही अधिकार कहलाता है मोचन का अधिकार। ठीक है, होता यह है कि बंधककर्ता जब पेमेंट कर देता है तो बंधकदार, नियम तो पहले से ही गड़बड़ होती है, सूदखोर लोग होते हैं, तो ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमें संपत्ति वापस ना देनी हो। लेकिन जब आप बंधक ऋण अदा कर देते हैं तो बंधककर्ता को कुछ अधिकार मिल जाते हैं। और अधिकार क्या मिलेंगे कि भैया जो बंधक गृहीता है उस पर जो भी कागजात, जो भी विलेख वगैरह तैयार किए थे, वो उनको जो है बंधककर्ता को दे दे, है ना, यानी कि उनको समाप्त कर, बंधककर्ता को दे देगा तो वो समाप्त माने जाएंगे। आपके पास एक सबूत वही तो है जिसे आप न्यायालय में प्रयोग करोगे। तो एक तो जो बंधक विलेख हैं, कागजात का मतलब बंधक विलेख, क्योंकि आप रिटर्न में करोगे, अचल संपत्ति का संबंध है, तो बंधक विलेख उसको वापस कर दे। ठीक है, दूसरा जो कब्जा वगैरह, क्योंकि अलग अलग तरीके के बंधक होते हैं, तो जो कब्जा वगैरह दिया है वो कब्जा छोड़ दे, कब्जा छोड़ दे और संपत्ति को बंधककर्ता को वापस कर दे। ठीक है, तीसरा, अगर जो बंधकदार है, बंधकदार ने अगर कोई रजिस्ट्री वगैरह निष्पादित कराई है, कोई स्वीकृति दी है, ठीक है, उस समय जो कि मजबूरी होती है, उधार ले रहा है आदमी, तो ऐसी कोई भी स्वीकृति दी है तो वो आप जो है उसको समाप्त कर दे। तो ये अधिकार बंधककर्ता को बंधक ऋण अदा करने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंशिक भुगतान कर रहा है, तो अगर आंशिक भुगतान कर रहा है तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में, है ना, वो भुगतान कर रहा है उस अनुपात में वो मोचन नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि हमने चौथाई धन दे दिया है तो लाओ भैया चौथाई संपत्ति हमारी दे दो। तो आपको बंधक जो है वो पूरा का पूरा
मोचन कराना पड़ेगा, यानी कि पूरा बंधक ऋण अदा करोगे तभी संपत्ति का मोचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मोचन के अधिकार में कोई दिक्कत नहीं। मोचन के अधिकार में सिंपल सा आप संकट मोचन को याद रखना, है ना। तो बंधककर्ता का संकट है, उधार दिया है बेचारे ने, उसको चुकता करना है, तो वही जैसे चुकता कर देगा संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार उसे मिल जाएगा। यही मोचन का अधिकार है। तो संकट मोचन और मोचन का अधिकार सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो? ठीक है, ये हित है, तो मोचन के अधिकार की एक हेडिंग डाल के आप मोचन का अधिकार वहां परीक्षा में लिख देंगे। फिर दूसरा आता है मोचन के अधिकार के प्रयोग करने के तरीके। ठीक है, मोचन के अधिकार के प्रयोग करने के तरीके। मोचन के अधिकार के प्रयोग करने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ जो है इसमें बंधककर्ता जैसे बंधक ऋण उसका देय हो जाएगा, उसके बाद मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कैसे कैसे करेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पहला जो है वो बंधक धन का भुगतान करने पर। ठीक है, बंधक धन का भुगतान करने पर। बंधक धन का भुगतान करने पर तो जैसे ही आप पर पैसा होता है और वो जो तारीख उसमें तय होती है बंधक में, तो तय तारीख तक उसका पैसा भुगतान कर देंगे, बंधक धन को भुगतान कर देंगे, तो आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये अधिकार का मतलब संपत्ति के मोचन का अधिकार बंधककर्ता का है, उसको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो अब वो आदमी बेईमानी की नजर टिका बैठा है, लेना नहीं चाहता, कह रहा नहीं हम अभी नहीं लेंगे, अभी हमें जरूरत ही नहीं है, तो आप न्यायालय में जमा कर सकते हैं उस पैसे को, न्यायालय में जमा करके। बंधक धन को न्यायालय में जमा करा दें। ठीक है, और न्यायालय से कहें भैया हमने दे दिया है और हमारी संपत्ति को मोचन करा दो, है ना। तो मोचन कराने के लिए न्यायालय ऐसे तो सुनेगा नहीं, तो सिंपल सा है, इसमें आप मोचन का बाद ले आएंगे। मोचन के बाद द्वारा ये तीन तरह से आप जो है अपनी संपत्ति के मोचन का अधिकार, यानी कि बंधक संपत्ति के मोचन का अधिकार बंधककर्ता को प्राप्त हो जाता है। तो इन तरह से आप अपनी संपत्ति के मोचन का अधिकार कर लेना। चाहे उसको पैसा दे देना, वो ना ले तो न्यायालय में जमा कर देना, और न्यायालय में जमा करके बाद में बाद ले आना, है ना। तो न्यायालय में बाद लाएंगे कि भाई हमारा जो है हमने पेमेंट कर दिया है और ये संपत्ति हमको वापस नहीं दे रहा है, लिहाजा हमारी संपत्ति का मोचन करा दीजिए। तो वो बाद लाएंगे तो न्यायालय आपका, है ना, मोचन करा देगा। दूसरा, इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, मोचन के अधिकार की समाप्ति भी हो सकती है। कैसे समाप्त, कब समाप्त हो सकता है? मोचन के अधिकार की समाप्ति। ठीक है, मोचन के अधिकार की समाप्ति। देखो, चूंकि मोचन का अधिकार जो है वो एक सांविधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, इसको आप सामान्यता वैसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 60 में कुछ तरीके दिए गए हैं जिन तरीकों के आधार पर जो है ये समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहला होगा
वो ये है कि जो पक्षकार हैं, पक्षकार आपस में समाप्त कर सकते हैं। दोनों पक्षकार आपस में संविदा कर लें, दोनों तैयार हो जाएं, है ना, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा भी मोचन के अधिकार समाप्त हो सकता है। दोनों लोग चाहेंगे, दो ही पक्षकार हैं, बंधकदार और बंधककर्ता, दोनों अपने कार्य के द्वारा इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, न्यायालय चाहे तो कर सकता है। तो न्यायालय जो है इसमें आपको डिक्री दे सकता है, न्यायालय की डिक्री द्वारा भी समाप्त हो सकता है। न्यायालय की डिक्री द्वारा। अब यहाँ डिक्री का मतलब क्या होता है? एक न्यायालय का फाइनल जजमेंट होता है जिसको हम लोग डिक्री कहते हैं। सिविल का मामला आई है, ठीक है, तो कोई आदमी बाद लाएगा, एक पक्षकार बाद लाएगा, उस पर सुनवाई होगी, तो सुनवाई होने में न्यायालय हो सकता है इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वो ये कह दे कि भाई बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त किया जाता है। तो जैसे हालात रहेंगे वहां साक्ष्य के आधार पर न्यायालय सोचेगा और इसका आदेश दे सकता है। तो न्यायालय अपनी डिक्री भी पारित कर सकता है। और एक और आप इसमें आधार मिलेगा आपको विधिक प्रक्रिया द्वारा। तो कोई अगर विधिक प्रक्रिया है, ऐसी विधि चाहती है तो ये समाप्त हो सकता है विधिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। तो यहाँ ये दो चीजें आपको बंधक के मोचन के अधिकार में आपको लिखनी है, कैसे उसका प्रयोग करेंगे और कैसे समाप्त हो सकता है, और ऊपर सबसे आप जान ही चुके हो कि बंधक का अधिकार होता क्या है। ठीक है। यही सवाल यहाँ एक और इसमें आएगा, मोचन के अधिकार में ही आता है कि एक बार बंधक सदा के लिए बंधक, ये कोटेशन भी आ जाती है, एक बार बंधक सदा के लिए, हमेशा के लिए। ये सवाल भी आ सकता है। मोचन के अधिकार की जगह आपको मतलब इनमें से जो सवाल आने हैं वो किसी नाम से भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ना करके वो ऐसे पूछ लेंगे कि एक बार बंधक सदा के लिए बंधक समझाइए। ठीक है। तो एक बार बंधक, हमेशा के लिए बंधक, यहाँ भी यही बात है। इसका मतलब केवल सिंपल सा है। ठीक है। तो यहाँ देखो, ध्यान रखो, जो बंधककर्ता के मोचन का अधिकार है वो हमेशा बना रहता है। बंधककर्ता के मोचन का अधिकार हमेशा बना रहता है जब तक कि उनके बीच कोई भी प्रतिकूल आशय ना हो, कोई संविदा ना हो, यानी कि जिससे जब तक उन्हें समाप्त ना करें वो आपस में, तब तक बंधक के मोचन का अधिकार हमेशा बना रहेगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये जो खत्म करने का आशय रहेगा वो स्वतंत्र सम्मति से रहेगा। ऐसा ना हो कि वो उसकी सम्मति स्वतंत्र ना हो। और यहाँ एक चीज जरूरी है, बंधक जब आप कर रहे हो, जब बंधक विलेख पारित कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आप अलग से संविदा करोगे। अलग से संविदा अगर कर रहे हो तो उसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन तुम साथ साथ जब बंधक कर रहे हो उस समय आदमी ऋण लेने के लिए मजबूर होता है, तो उस समय आदमी कुछ भी लिखवा सकता है ना, कि हम अब कभी नहीं छुड़वाएंगे, मजबूरी में लिखेगा। तो ये नहीं मान्य है। तो बंधक विलेख में अगर कोई व्यक्ति ये लिखवा लेता है तो वो शून्य है, ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता। तो यहाँ आप बंधक के मोचन का अधिकार अगर समाप्त कर रहे हो तो आपको दूसरी कोई संविदा दोबारा से एक विलेख तैयार करना होगा, तब आप इसको समाप्त कर सकते हो।
तो यहाँ ये जो कहने चाह रहे हैं कि एक बार जो बंधक किया है आपने, यानी कि जब आप बंधक का व्यवहार संव्यवहार कर रहे थे, जब बंधक का लेन देन कर रहे थे, तो उस बंधक को हमेशा बंधक ही रहेगा, बंधक ही माना जाएगा। उसमें कुछ बाद में और जोड़ लो घटा लो वो नहीं चलेगा। अभी आपने बंधक कर लिया, बाद में फिर उसी पे लिखा लिया, बोले हम आप जो है नहीं, तो उस बंधक विलेख पर और कुछ भी घट बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये जो कहने चाह रहे हैं कि अगर आपने बंधक विलेख तैयार किया है, बंधक का लेन देन किया है, तो उस बंधक को, उसी बंधक को विक्रय में बदला नहीं जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि लाओ अब ये विक्रय हो गया। तो कुल मिला के जो विलेख तैयार हुआ है वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा तैयार किया था। और तैयार आपने क्या किया है? बंधक। तो वो बंधक हमेशा बंधक ही रहेगा, बंधक के अलावा उसे कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये कहावत कही गई है कि एक बार बंधक सदा के लिए बंधक। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देंगे और एक मामले का यहाँ नाम भी डाल लेंगे, नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस। नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस। नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस। ठीक है, मोचन के अधिकार में हो जाएगा इतना, है ना। तो जब मोचन का अधिकार हो जाएगा तो यहीं से एक दूसरा सवाल भी पूछ सकते हैं ये कि मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध से आपका संबंध है। मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध मतलब बाधा, है ना। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि मोचन का अधिकार जो है एक आत्यंतिक बिना शर्त का अधिकार है, उसमें आप कोई शर्त नहीं लगा सकते और उसे विफल नहीं कर सकते, ना ही इसे शर्तों से बांध सकते हो। तो जब शर्तों से नहीं बांध सकते, क्योंकि एक बार बंधक सदा के लिए बंधक, तो यहाँ बंधक बंधक ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई प्रावधान जोड़ दे, इसमें ऐसी कोई शर्त लगा दे जिससे कि मोचन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता हो, मोचन के अधिकार को रोका जा सकता हो, टाला जा सकता हो, उसमें बाधा डाली जा सकती हो, अगर ऐसी कोई शर्त लगाई जाती है तो वो शून्य है। ठीक है, और ऐसी शर्त को ही मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध कहा जाता है। मोचन के अधिकार में बाधा, प्रतिरोध। ठीक है, तो ये कभी सवाल भी आपसे आ सकता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, बंधक विलेख में ऐसी कोई शर्त आप बंधककर्ता को नहीं लगा सकते जिससे कि उसके मोचन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता हो। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको नमूने, कुछ उदाहरण मिल जाएंगे जो शर्त लगा सकता है व्यक्ति। तो मोचन के अधिकार पर, है ना, एक हेडिंग डाल लो, मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध के उदाहरण। मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध, बाधा, प्रतिरोध के कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। ये हेडिंग आप डाल लेना, इनसे आप समझ सकते हो कैसे कैसे कोई उदाहरण लगा सकता है।
ठीक है। तो पहली शर्त कोई लगा सकता है, चूक करने पर विक्रय की शर्त। चूक करने पर विक्रय की शर्त। चूक करना, यहां आपसे गलती हो जाएगी, किसकी? पेमेंट करने की। और क्या चूक होगी भाई? सिंपल सा है, हमने बंधक रखा, बंधक में शर्त क्या है? बंधक धन अदा करने की। तो कोई भी व्यक्ति बंधक विलेख में ऐसी शर्त नहीं लगा सकता है ना कि भैया जिस दिन पेमेंट नहीं दिया वो जो है फिर आप मोचन नहीं करा पाओगे, तो ये चूक करना हुआ। तो कुल मिला के एक उदाहरण ये भी मिल जाएगा कि कोई ऐसी शर्त लगा सकता है बंधक विलेख में। तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को देखो, एक उसका उदाहरण है, लेकिन ये वादा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर विलेख में ऐसी शर्त लगाता है कि आपने निश्चित समय में धन अगर अदा नहीं किया या धन अदा करने में आपसे चूक हो गई, देरी हो गई, तो ये बंधक जो है विक्रय में तब्दील हो जाएगा। केवल एक उदाहरण छोड़ देना, देखो वो विलेख ही वैसा है, वो बंधक ही वैसा है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, उसके अलावा और कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकता। तो यहाँ हर बंधक में ये शर्त नहीं लग सकती। अगर ऐसा कोई शर्त लगा रहा है कि भाई चूक हुई तो संव्यवहार जो है विक्रय में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसी शर्त जो है शून्य होगी, वो आप लागू नहीं करा सकते। ठीक है। एक और आप डाल सकते हो, एक ऐसी कोई शर्त लगा लेगा, मोचन की लंबी अवधि। मोचन की लंबी अवधि, यहाँ कोई व्यक्ति मोचन कर रहा, जब बंधक कर रहा है तो बंधक करते समय ही आप ऐसी शर्त लगा दो छुड़ाने की नौबत ही ना आए। इतने लंबे समय तक की अवधि तय कर रहे हो, बोले अब छुड़ाना 100 साल बाद, अरे यार क्या बात हुई, तब तक तो उसकी 3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो अगर आप मोचन वो बंधक करने के समय मोचन पर ऐसी शर्त लगा दे रहे हो कि जो बहुत लंबे समय के बाद आएगी, तो ये गलत है ना। हर चीज का एक समय होता है। अच्छा, और आपकी शर्त पर तो होगा नहीं, वो मोचन पेमेंट करना हमारी शर्त पर है, हमें अभी जरूरत है पैसे की, 6 महीने बाद हमको अगर पैसे आ गए तो हम आपको दे देंगे, भैया लो अपना पैसा, हमारा मोचन खत्म करो, है ना। नहीं अभी नहीं, वो इतने समय के बाद ही तो है ना, तो तुम जबरदस्ती हमको, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति मोचन के अधिकार में इतनी लंबी अवधि नीत करता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ जो है ये दमनकारी माना जाएगा, शोषणकारी माना जाएगा, यानी कि बंधककर्ता की आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तो ऐसे में ये शून्य करार माना जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं चलेगा भाई। तो यहाँ ध्यान रखना, बहुत लंबी अवधि आप मोचन की नहीं डाल सकते। एक आप डाल सकते हो अंतरण पर रोक। अंतरण पर रोक, ठीक है। तो जब आप बंधक कर रहे थे, जब बंधक का संव्यवहार हो रहा था, उस समय बंधकदार ये शर्त नहीं लगा सकता है कि केवल बंधक रखोगे, बंधक के अलावा और कोई अंतरण नहीं करोगे। अब बंधक चूंकि मुझसे हो रहा है तो मैं तो कर ही रहा हूं, आप इसे बेचोगे नहीं, दान नहीं दोगे, दुनिया भर के और अंतरण जो हैं बचे हुए आपके पास, उनमें से कोई अंतरण नहीं करोगे, ऐसी अगर कोई शर्त लगा रहा है तो वो शर्त शून्य है। देखो, मैं उस संपत्ति का मालिक हूं, आज मैं बंधक रख रहा हूं, मेरे अधिकार में है, कल मैं इसे बेचना चाहूं, मेरे अधिकार में है, मैं स्वतंत्र होना चाहिए।
मैं जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे मैं अंतरण करूं, आप रोकने वाले कौन होते हो? तो अगर कोई भी बंधकदार बंधक करते समय ये शर्त लगा रहा है कि आप और कोई अंतरण नहीं करोगे, तो ऐसी शर्त शून्य है। मैं उसका आज बंधक में काम नहीं चल रहा, बेचने में ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा बंधक भी निपटा देगा, तो कल वो बेच भी सकता है। तो विक्रय कर, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं वो तो हमारी शर्त पहले से ही तय थी, बेचोगे नहीं, तो ये शून्य है, आप रोक नहीं सकते इसे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे और डाल सकते हो, चूक होने की स्थिति में जुर्माना, चूक की स्थिति में शास्ति, दंड, जुर्माना। ठीक है, ऐसी शर्त लगा रहा है कोई व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति बंधक विलेख में ऐसी कोई शर्त लगा रहा है बंधककर्ता के ऊपर कि इतने समय के अंदर अगर आपने भुगतान नहीं किया तो फिर, है ना, इतने रुपए दिन, इतने रुपए महीना अलग से आपको जुर्माना लगेगा, है ना, कई बार होता है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, अलग से आप कोई जुर्माना नहीं लगा सकते, जो तय हुआ है वही देय होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा कोई शर्त लगा सकता है यहाँ, है ना, निर्माण को ध्वस्त करने की शर्त, जो अगर आपका निर्माण है, यहाँ तो यहाँ जो निर्माण को ध्वस्त करने की शर्त है ना, इसी में आप जोड़ लेना इधर, निर्माण को ध्वस्त करने की शर्त। तो बंधकदार को जो अधिकार दिया गया है कि आप जो है निर्माण को ध्वस्त कराकर नया निर्माण कर सकते हो, ठीक है, उसका जो है खर्चा बंधककर्ता से वसूला जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई शर्त अगर लगा रहा है तो ये गलत है, ये मोचन के अधिकार पे अवरोध माना जाएगा। तो ऐसे करके कोई भी शर्तें जो कि अनैतिक हैं, है ना, वो आप नहीं लगा सकते हो, वो शून्य मानी जाएंगी। तो जितनी भी ऐसी शर्तें लगाओगी जो बंधक के मोचन के अधिकार पर बाधा लगाते हों, रोक लगाते हों, वो सारी शर्तें शून्य हैं। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना।